अब हम आपको आज की सबसे चिंताजनक खबर दिखाना चाहते हैं। वैसे तो दिन भर की बड़ी खबरें हम आपको रोज दिखाते हैं, लेकिन ये खबर बड़ी भी है और बहुत चिंता में डालने वाली खबर भी है, इसलिए इस खबर को आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये खबर सीधे आप पर असर डालेगी, आपके परिवार पर असर डालेगी, आपकी नौकरी पर असर डालेगी, आपके जीवन पर असर डालेगी। क्या इस युद्ध की वजह से पूरी दुनिया में कोविड जैसी स्थिति बन सकती है? जब पूरी दुनिया ठहर गई थी, जरा कोविड के जमाने को याद करके देखिए, आप डर जाएंगे। और यह सवाल हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज कहा है कि ईरान युद्ध से पूरी दुनिया में कोविड महामारी जैसा आर्थिक संकट पैदा हो जाएगा जो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला देगा। राष्ट्रपति पुतिन ने यह भी कहा है कि इस युद्ध से पूरी दुनिया को कितना नुकसान होगा उसकी भविष्यवाणी अभी इस समय नहीं की जा सकती, क्योंकि जो देश इस युद्ध में शामिल हैं उन्हें भी इस युद्ध से होने वाले नुकसान का अंदाजा इस समय नहीं है। तो क्या ईरान युद्ध से पूरी दुनिया में एक आर्थिक वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका है? क्या बहुत सारे देश इस युद्ध में शामिल नहीं है? पूरी दुनिया इस युद्ध को दूर से देख रही है, लेकिन इस युद्ध का असर अब पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। और आज हम इसी सवाल को डिकोड करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको राष्ट्रपति पुतिन का ये चिंता में डालने वाला बयान आप सुनिए। Конфликта на Ближнем Востоке пока трудно в точности спрогнозировать. Мне кажется, что те, кто вовлечены в конфликт, они сами ничего не могут спрогнозировать. Но для нас это еще сложнее. Но тем не менее мы должны жить в тех условиях, в которых происходят обозначенные события. Правда, звучат уже оценки, что их можно сравнить с эпидемией коронавируса. А она, напомню, резко затормозила развитие всех, без исключения регионов и континентов, и решением социальных задач. Пользуясь случаем, не случайно сейчас была проведена параллель с недавней эпидемией. События, с которыми сталкивается мировое сообщество в последние годы, показывают, что потрясения в торговой, инвестиционной сферах, в международных отношениях в целом происходят все чаще и чаще, становятся новой реальностью, сопровождают переход всей глобальной экономики к новому состоянию. तो राष्ट्रपति पुतिन ने आज एक बहुत बड़ा विचार दुनिया के सामने रखा है और ये विचार, ये उनका अंदाज़ा जो है, ये बहुत डराने वाला है। और आप शायद अब तक कोविड काल को भूल चुके होंगे। कोविड के ज़माने में क्या हुआ था, ज़िंदगी हमारी कैसे रुक गई थी, कैसे लॉकडाउन लग गया था, कैसे दुनिया की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई थी। ज़रा याद करके देखिए। आज भी जब आप याद करेंगे तो डर जाएंगे। हालांकि ज़्यादातर लोग अब उस समय को भूल चुके हैं, लेकिन अगर इस युद्ध का अभी तक कोई सबसे बड़ा विजेता रहा है तो वो है राष्ट्रपति पुतिन। इस युद्ध से सबसे बड़ा फायदा राष्ट्रपति पुतिन को हुआ है, रशिया को हुआ है। अब अमेरिका खुद कह रहा है दुनिया भर के देशों को कि अब आप रशिया से तेल खरीद लीजिए, और दुनिया में अमेरिका की बदनामी हो रही है। और राष्ट्रपति ट्रंप ने गलत फैसला ले लिया, दुनिया ये कह रही है, और इसका सीधा जो फायदा है वो रशिया को मिल रहा है। ईरान युद्ध अब एक आर्थिक विश्व युद्ध का रूप ले चुका है। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि आज सभी देश ये युद्ध नहीं लड़ रहे, लेकिन इसकी कीमत दुनिया के सभी देशों को चुकानी पड़ रही है। इसलिए हम आपसे आज ये कहते हैं कि आप इसे सिर्फ ईरान युद्ध समझने की भूल मत कीजिए। असल में ये दुनिया का पहला आर्थिक विश्व युद्ध बन चुका है, और अब इस युद्ध की वजह से पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी आ सकती है। दुनिया के पहले और दूसरे विश्व युद्ध के केंद्र में सेना और हथियार थे, लेकिन इस आर्थिक विश्व युद्ध के केंद्र में सिर्फ कच्चा तेल और गैस है, और इसकी कमी से होने वाली महंगाई और फिर आर्थिक मंदी है। युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक कच्चे तेल की कीमतों में 45 से 55% की तेजी आ चुकी है। दुनिया के लगभग 85 देशों में पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम बढ़ा दिए गए हैं, और ये दाम भी कोई छोटे मोटे नहीं बढ़े। 30 से 50% तक दाम बढ़ चुके हैं पेट्रोल और डीजल के। अमेरिका में भी पेट्रोल के दाम 16% से लेकर 30% तक बढ़ा दिए गए हैं। अमेरिका की एक बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनी ब्लैक रॉक के सीईओ लैरी फिंक ने दावा किया है कि अगर युद्ध समाप्त होने के बाद खाड़ी देशों में हालात सामान्य नहीं हुए तो कई वर्षों तक
कच्चे तेल की कीमत $100 के ऊपर रहेगी और ये $150 प्रति बैरल तक भी जा सकती है। इससे पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी आ जाएगी। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO के मुताबिक भी युद्ध, राजनीतिक तनाव और सप्लाई चेन टूटने की वजह से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में इस साल एक बहुत बड़ी गिरावट आएगी। WTO के मुताबिक ग्लोबल ट्रेड ग्रोथ घटकर 1.9% रह जाएगा, जो पिछले साल 4.6% था। ग्लोबल ट्रेड, दुनिया का जो व्यापार है, उसकी जो ग्रोथ है वो कितनी कम हो जाएगी देखिए। और ये मंदी का एक शुरुआती संकेत है। आज ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट यानी OECD ने यह कहा है कि इस साल अमेरिका में महंगाई दर 4.2% रहेगी, जबकि पहले ये 3% के आसपास रहने का अनुमान था। 3% से भी कम अनुमान जो था, तो अमेरिका में ही महंगाई दर 4.2% रहने का अनुमान है। दूसरी तरफ पिछले हफ्ते अमेरिका के सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व ने इस साल की महंगाई का अनुमान 2.7% लगाया था। यानी इस साल अमेरिकी अर्थव्यवस्था को महंगाई का एक बहुत बड़ा झटका लग सकता है। एक और रिसर्च फर्म पैंथियन मैक्रो इकोनॉमिक्स के मुताबिक इस युद्ध की वजह से अमेरिका के लोगों को जनवरी से लेकर मार्च के बीच लगभग 139 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होगा। यह नुकसान शेयर बाजार में गिरावट की वजह से होगा और यह अमेरिका की GDP का लगभग 5% हिस्सा है। इस नुकसान की वजह से अमेरिका के लोगों के कुल खर्चों में कम से कम 4.65 लाख करोड़ रुपए की कमी आ जाएगी। यानी अमेरिका के जो लोग खर्चा करते हैं किसी भी चीज पर, उसमें इतनी कमी आएगी, लगभग 4.5 लाख करोड़ की कमी आ जाएगी। और जब लोग खर्चा कम करेंगे, खर्च घटने का मतलब है कि अमेरिका के बाजारों में मांग कम हो जाएगी, और जब मांग कम होगी तो यह भी एक आर्थिक मंदी के शुरुआती संकेत है। पहले विश्व युद्ध के बाद दुनिया में अब तक की सबसे बड़ी मंदी आई थी, जिसे अंग्रेजी में द ग्रेट डिप्रेशन कहा जाता है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूरोप और जापान की अर्थव्यवस्थाएं लगभग तबाह हो गई थी और कई देशों की GDP में 20 से 50% तक गिरावट आई थी। ये दो विश्व युद्ध जो थे, इन्होंने दुनिया की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया था। फिर वर्ष 2008 में, आप में से बहुत सारे लोगों को याद भी होगा, अमेरिका की वजह से दुनिया में एक आर्थिक मंदी आई और इससे वर्ष 2009 में दुनिया की विकास दर घटकर -1.3% हो गई। इसी तरह फिर 2020 में जब कोविड आया तो दुनिया की विकास दर घटकर लगभग -3% हो गई। कोविड की वजह से दुनिया में लगभग 1.14 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। लेकिन इस बार हालात पहले विश्व युद्ध, दूसरे विश्व युद्ध और कोविड से भी ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। आज हर देश की सप्लाई चेन, उसकी ऊर्जा की जरूरतें, टेक्नोलॉजी और फाइनेंशियल मार्केट्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसका मतलब है कि अगर एक क्षेत्र में संकट आता है तो उसका असर दूसरे क्षेत्रों पर पड़ता है और फिर तुरंत पूरी दुनिया में यह असर फैल जाता है। और इसीलिए हम कहते हैं कि आज के जमाने में दुनिया एक ग्लोबल विलेज है। दुनिया में सारे देश एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इसलिए अगर युद्ध ईरान और अमेरिका के बीच हो रहा है तो उसका असर हर देश पर पड़ेगा। आज दुनिया भर की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ऊर्जा पर निर्भर है, यानी पेट्रोल, डीजल और गैस पर निर्भर है। ऐसे में अगर तेल और गैस महंगे हो जाएंगे या फिर इनकी सप्लाई कम हो जाएगी तो इसका असर हर सेक्टर पर पड़ेगा। कार या बाइक चलाने का खर्च बढ़ जाएगा, घरों में बिजली महंगी हो जाएगी, रोजमर्रा की चीजें जैसे कपड़े, खाने पीने का सामान, आप कुछ भी सोच लीजिए, आपके खाने पीने का सामान, कपड़ा, जूता, चप्पल, आपकी ऊर्जा, आपका LPG, सब कुछ महंगा हो जाएगा। और जब ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, किसी भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का खर्च जब ज्यादा हो जाएगा तो उस चीज के दाम बाजार में बढ़ जाएंगे। इसलिए आप ये मानकर चलिए कि आप कोई भी चीज जो बाजार से आप खरीद रहे हैं, हर उस चीज के दाम आगे चलकर बढ़ जाएंगे। आज दुनिया के हर देश पर बहुत ज्यादा कर्ज है। कोविड के बाद दुनिया के ज्यादातर देश पहले से ही भारी कर्ज में है और कई देशों की अर्थव्यवस्था अब भी कोविड के संकट से बाहर नहीं निकल पाई है। अकेले अमेरिका पर 3,600 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है, जबकि अमेरिका की अर्थव्यवस्था लगभग 2,950 लाख करोड़ रुपए की है। ऐसे में इस नए संकट में दुनिया भर की सरकारों के पास राहत देने के लिए अपने लोगों को ज्यादा पैसा बचा नहीं है। युद्ध की वजह से आज शेयर बाजार, कमोडिटी बाजार
और क्रिप्टो जैसे हर तरह के निवेश में भारी गिरावट आई है। यानी निवेश कोई करे भी तो कहाँ करे। हम अगर आप देखें जो आम लोग हैं, आम लोगों को लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। जब लोग नुकसान देखते हैं तो खर्च कम करते हैं। इससे कंपनियों की कमाई घट जाती है। जो कंपनी अलग अलग सामान बनाती हैं, उनका सामान बाजार में बिकना बंद हो जाता है, उनकी कमाई घट जाती है और फिर उत्पादन घटता है और फिर उन कंपनियों में छटनी होती है, लोगों की नौकरियां जाती हैं और फिर बेरोजगारी बढ़ती है और इससे मांग में और ज़्यादा कमी आती है। इस तरह से अर्थव्यवस्था मंदी की चपेट में आ जाती है और इसी तरह से ये खतरनाक चक्र बन जाता है जहां एक दूसरे से ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। आप जानते हैं नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होने वाला है और इस समय जो हालात हैं, दुनिया की हर बड़ी कंपनी, चाहे वो भारत की कंपनी हो या दुनिया के बाजारों में कोई और बड़ी कंपनी हो, हर कंपनी अपने भविष्य को लेकर बहुत आशंकित है कि अगले साल हमारा व्यापार, हमारा बिजनेस और हमारा धंधा जो है वो पिछले साल के मुकाबले कितना कम हो जाएगा, हमारा जो घाटा है कितना बढ़ जाएगा। ऐसे में सबसे पहली जो चीज़ होगी वो ये है कि आपको हर फाइनेंशियल ईयर में जो आपको रेज मिलता है, आपकी तनख्वाह जो बढ़ती है, वो शायद इस बार नहीं बढ़ेगी। वो सबसे पहला हिट आपके जीवन में आने वाला है। तनख्वाह बढ़ेगी नहीं और बाकी का जो सारा सामान है वो महंगा होता चला जाएगा। इस बार पेट्रोल और गैस के अलावा दुनिया भर में फर्टिलाइजर्स की भी बहुत बड़ी कमी हो सकती है। दुनिया भर में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के रास्ते से खाड़ी देशों से 33% फर्टिलाइजर की सप्लाई होती है, जो अब लगभग बंद हो चुकी है। फर्टिलाइजर्स की कमी होने से दुनिया भर में अनाज के उत्पादन में कमी आएगी। दुनिया भर के जो किसान हैं, खेतीबाड़ी करने वाले जो लोग हैं, उन पर गहरा असर पड़ेगा। अनाज की कमी होगी और अनाज महंगा हो जाएगा। ये सभी संकेत बता रहे हैं कि अभी दुनिया का पहला आर्थिक विश्व युद्ध शुरू हो चुका है, जो धीरे धीरे दुनिया को मंदी की तरफ धकेल रहा है। सबसे बड़ी बात यह कि कोविड के दौरान लोगों की जान बचाने की वजह से दुनिया भर में मंदी आई थी, क्योंकि उस समय लॉकडाउन हुआ, सारी जो एक्टिविटीज़ थी वो सब बंद हो गई, फैक्ट्रियां बंद हो गई, बाजार बंद हो गए, दफ्तर बंद हो गए, सारा काम काज सब कुछ बंद हो चुका था। लेकिन इस बार, और वो इसलिए हुआ था क्योंकि वो एक स्वास्थ्य इमरजेंसी थी, एक बीमारी को फैलने से रोकना था। लेकिन इस बार अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने वाले फ्यूल की कमी से ये मंदी आने का डर है। तो पिछली बार तो एक वायरस था जिसकी वजह से ये मंदी आई, लेकिन इस बार ये ऊर्जा है, यानी तेल की कमी से ये मंदी आएगी। खाड़ी देश अगर पूरी दुनिया को कच्चा तेल और गैस सप्लाई करते हैं तो वो पूरी दुनिया से अपनी ज़रूरत का लगभग 85% खाने पीने का सामान खरीदते हैं। उनके पास तेल तो है लेकिन अनाज नहीं है, और इसीलिए उनका 85% अनाज और खाना पीने का सामान दूसरे देशों से आता है। क्योंकि खाड़ी देशों में खेती ना के बराबर होती है, क्योंकि उनके पास पानी नहीं है, रेगिस्तान है। इसलिए ये देश लगभग 90 से 93% अनाज दूसरे देशों से खरीदते हैं। खाड़ी देश दुनिया भर से अपनी ज़रूरत का लगभग 100% चावल बाहर से ले रहे हैं, जिसका एक बड़ा हिस्सा भारत बेचता है खाड़ी देशों को। इसके अलावा लगभग 62% मांस, 56% सब्जियां भी दूसरे देशों से मंगाई जाती हैं खाड़ी देशों में। खाड़ी देशों में ज़्यादातर सामान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से ही जाता है, जो अभी लगभग बंद है। इसलिए अब इन देशों में भी जल्द ही अनाज का संकट पैदा हो सकता है। तो देखिए, ये इसके दो रास्ते हैं जो एक दूसरे की तरफ जाते हैं। खाड़ी देशों में अनाज का संकट पैदा हो सकता है, खाने पीने का संकट पैदा हो सकता है, और पूरी दुनिया में तेल का संकट पैदा हो सकता है। क्या इस युद्ध की वजह से दुनिया भर में कोविड की तरह लॉकडाउन लग सकता है? ये भी बहुत सारे लोग आशंका जता रहे हैं। कोविड में लॉकडाउन इसलिए लगाया गया ताकि कोरोना वायरस का संक्रमण ना फैले और लोगों की जान बचाई जा सके। लेकिन इस बार लॉकडाउन इसलिए लग सकता है ताकि ऊर्जा बचाई जा सके, जिसकी इस समय पूरी दुनिया में बहुत कमी है। दुनिया के कई देशों में स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। कई देशों में सरकारी ऑफिसों में हफ्ते में सिर्फ 4 दिन काम हो रहा है और 50% कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। कई देशों में पेट्रोल और डीजल जो लोगों को दिया जा रहा है, उसकी सीमा तय कर दी गई है कि किसी भी व्यक्ति को एक सीमा से ऊपर पेट्रोल या डीजल नहीं बेचा जाएगा। कई देशों में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी सिलेंडर की कमी हो गई है, इसलिए वहां पर राशनिंग हो गई है। जैसे कोविड के समय कई देशों में दवाइयों की कमी हो गई थी, अब इन्हीं देशों में तेल की कमी हो गई है, गैस की कमी हो गई है।
कोविड के समय दुनिया भर में सोशल डिस्टेंसिंग के लिए लोगों को घर पर रहने की सलाह दी जा रही थी। इस समय लोगों को फ्यूल बचाने के लिए घरों में रहने की सलाह दी जा रही है और कम से कम बिजली इस्तेमाल करने की अपील बहुत सारे देश अपनी जनता से कर रहे हैं। पाकिस्तान, श्रीलंका, फिलीपींस और न्यूजीलैंड जैसे कई देश अब इस संकट से निपटने के लिए जरूरी कदम उठा चुके हैं। इसलिए अब आप इन तस्वीरों को जरा देखिए। श्रीलंका में वर्क फ्रॉम होम और सरकारी दफ्तरों में हफ्ते में 4 दिन ही काम होने की वजह से सड़कें, दफ्तर और बस स्टैंड अगर आप देखेंगे तो वहां पर सन्नाटा है। ये श्रीलंका की तस्वीरें आप देख रहे हैं, कोलंबो में की 25 मार्च की तस्वीरें हैं और अब आप देखिए कैसे वहां पर सन्नाटा है, सड़कें खाली पड़ी हैं। आपको ऐसा लगेगा जैसे आप कोविड के जमाने की तस्वीरें देख रहे हैं, जब लॉकडाउन हो गया था। ऐसा माहौल पिछली बार आपने कोविड लॉकडाउन के समय देखा होगा जैसा अभी आप देख रहे हैं। अब आपको यह बताते हैं कि इस ऊर्जा संकट पर हमारे देश में क्या तैयारी चल रही है। हालांकि इस तरह की तस्वीरें आपको हमारे देश में अभी तक देखने को नहीं मिली होंगी, लेकिन आगे भी देश ऐसे ही चलता रहे, इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी कल यानी 27 मार्च को राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक बैठक करेंगे और ऊर्जा संकट पर भारत के तमाम राज्यों की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। वो जानने की कोशिश करेंगे कि अलग अलग राज्य की सरकारों ने इस ऊर्जा संकट से निपटने के लिए क्या तैयारियां की है, ताकि आप लोग चाहे किसी भी राज्य में रहते हैं, किसी भी शहर में रहते हैं, इसका असर आप तक कम से कम हो। आज सरकार ने बताया कि देश में इस समय लगभग 60 दिनों का पेट्रोल, डीजल और दूसरे ईंधनों का भंडार है, यानी 2 महीने का भंडार हमारे पास है, जबकि भारत के पास अभी 74 दिनों का कच्चे तेल का स्टॉक करने की क्षमता हमारी है। तो क्षमता है हमारी 74 दिनों की और स्टॉक हमारे पास है 60 दिनों का। यानी अभी भी अगर आप देखेंगे तो भारत में पैनिक की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे पास पर्याप्त स्टॉक है। हमारी सरकार ने इस प्रकार के दिनों के लिए पहले से तैयारी करके रखी है और इसीलिए मैं आपको बार बार कहता हूं कि जब कोविड का समय आया था तब पूरी दुनिया ने यह समझा कि किसी भी देश की जो दूरदर्शी सरकार होती है, जो पहले से इंतजाम करके रखती है अपने देश के लोगों के लिए, वो कितनी ज़रूरी होती है। और उस समय भारत के लोगों को ये समझ में आया होगा कि हमारी सरकार ने बाकी देशों की सरकार के मुकाबले कितनी अच्छी तैयारी करके रखी थी और भारत के लोगों ने मिलजुल कर किसी तरह से उस कोविड के कार्यकाल जो कोविड का समय था उससे अपने आप को किसी तरीके से हमने बाहर निकाल लिया और हम पर उसका असर जो था वो बाकी दुनिया के देशों के मुकाबले कम था। इस बार भी हमारी तैयारी बाकी देशों के मुकाबले कहीं ज़्यादा अच्छी है और अगर आप सब ने अपनी आदतों में थोड़ा सा बदलाव किया, और बदलाव आपको क्या करना है, अब हमें अपनी ज़रूरतों को कम करके चलना है। बिजली की ज़रूरत को कम करना है, तेल की ज़रूरत को कम करना है, बाहर कम से कम अगर आप निकलेंगे तो खर्चा भी कम से कम होगा। और इसीलिए ये जो मैं आपको आज चीज़ बता रहा हूँ, आज नहीं तो कल पूरी दुनिया के लोगों को ये काम करना पड़ेगा। अपने लाइफस्टाइल में ये बदलाव आपको लाना ही पड़ेगा।